हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लस 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हम यहां पे पढ़ेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जनरली गुड्स कितने तरीके के होते हैं। जनरली गुड्स जैसा कि यहां पे दिखाया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ये फाइनल गुड्स क्या हैं? फाइनल गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो रेडी फॉर यूज हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं और ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, ये मार्केट में आ चुके हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। जो मार्केट में आ चुके हैं इनको यूज हम कर सकते हैं, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं। इन गुड्स को भी 2 पार्ट्स में डिस्कस किया जाता है: फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये टर्म से ही पता लगता है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो रेडी फॉर यूज है कंज्यूमर के लिए। फाइनल कंज्यूमर गुड्स ये वो गुड्स हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन तो क्रॉस कर ही चुकी हैं और ये कंज्यूमर के लिए बनी है, कंज्यूमर के लिए रेडी फॉर यूज है। हमारे घर में यूज होने वाली हर एक कमोडिटी इस कैटेगरी के अंदर आती है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ब्रेड और बटर लिखा है, आप अगर चाहें तो अपने घर में यूज होने वाली किसी भी आइटम को यहां पे लिख सकते हैं, और इसके ऊपर जो हम मनी स्पेंड करते हैं इसको हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोला जा सकता है। फाइनल गुड्स की कैटेगरी में सेकंड टाइप ऑफ गुड है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ये वो गुड है जो प्रोड्यूसर के लिए रेडी फॉर यूज है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है मशीन्स प्रोड्यूसर के लिए रेडी फॉर यूज है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इन मशीन्स को प्रोड्यूसर यूज करता है और इसके ऊपर होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है दोस्तों। देन इसके बाद बेटा हमारे पास है सेकंड टाइप ऑफ गुड, इंटरमीडिएट गुड। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये है रॉ मटेरियल। ये वो गुड्स हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की हैं, ये मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है फाइनल कंजम्पशन के लिए, ये अभी प्रोड्यूसर ही यूज करेगा टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज की जाती हैं फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और इनके ऊपर किया गया खर्चा इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को हमने पढ़ लिया, ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में आखिरकार डिफरेंस है क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं मीनिंग, ये वो गुड्स हैं फाइनल गुड्स जो कि रेडी फॉर यूज हैं और इंटरमीडिएट गुड्स अभी रेडी फॉर यूज नहीं है। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दिया है, मार्केट में अवेलेबल है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स ने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया, ये मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। थर्ड, अगर हम पॉइंट की बात करें इंक्लूजन इन नेशनल इनकम, कंट्री की जब हम नेशनल इनकम को इंक्लूड करते हैं तो हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। इसका कारण यह है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में पहले से ही रिफ्लेक्टेड है। किस तरीके से, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं मार्केट से किसी भी कमोडिटी को लेकर आता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं मार्केट से गुलाब जामुन 1 kg लेकर आता हूं, 1 kg गुलाब जामुन की जो कीमत है फॉर एग्जांपल 200 रुपीज केजी है, तो हम 200 रुपीज को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। बट 200 के जो गुलाब जामुन हमने लिए हैं, 1 kg गुलाब जामुन, इसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसको हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की वैल्यू को 200 में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर हम रॉ मटेरियल की वैल्यू अलग से ले लेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास
नेक्स्ट पॉइंट है रीसेल वैल्यू। कुछ फाइनल गुड्स ऐसी होती हैं उनको यूज करके दोबारा बेचा जा सकता है, सेकेंड हैंड गुड्स को भी बेचा जा सकता है, बट इंटरमीडिएट गुड्स की रीसेल वैल्यू नहीं होती, बिकॉज अगर इंटरमीडिएट गुड्स एक बार यूज हो गए तो वो खत्म हो जाते हैं, इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेम गुड कैन बी फाइनल गुड एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एक प्रोडक्ट है, एक पर्सन के लिए इंटरमीडिएट है और दूसरे पर्सन के लिए फाइनल। बिल्कुल सही, हम एग्री करते हैं। हमने यहां पे एग्जांपल लिया है मिल्क का। मिल्क अगर घर में यूज होगा तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, बट अगर मिल्क कोई रेस्टोरेंट यूज करता है टी बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। याद रहे, घर में यूज होने वाली हर एक कमोडिटी फाइनल गुड ही होती है। घर में कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट नहीं होता। इंटरमीडिएट गुड सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए बनी है, प्रोडक्शन सेक्टर में यूज होती हैं। हमारा घर प्रोडक्शन सेक्टर नहीं है, हमारा घर हाउसहोल्ड यूनिट का पार्ट होता है। सो घर में हर एक चीज, चाहे हम उसे डायरेक्टली खाएं या फिर हम उसे बनाकर खाएं, उसको हम फाइनल गुड की कैटेगरी में ही रखते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। देन इसके बाद हम एक और टाइप ऑफ गुड पढ़ेंगे जो कि है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड उस गुड को बोला जाता है, उस कमोडिटी को बोला जाता है जो कंज्यूमर यूज करता है अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए। इस कैटेगरी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आती हैं। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो कई साल यूज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्कूटर, कार, रेफ्रिजरेटर, ये कई साल तक यूज हो जाते हैं। देन है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये उन गुड्स को बोला जाता है जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा या ज्यादा या 1 साल से थोड़ा सा कम चलती हैं। इसके अंदर क्लोथ्स आते हैं, शूज आते हैं। देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो वन टाइम यूज की होती हैं। सभी फूड आइटम्स इस कैटेगरी में आएंगी, इवन जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि वन टाइम यूज का प्रोडक्ट है। देन दोस्तों इंटेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। पॉपुलरली इनको हम बोलते हैं, ये दे आर पॉपुलरली नोन एज सर्विसेज। टीचर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस इस कैटेगरी के अंदर आएगी क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देन दोस्तों इसके बाद हमारे पास 4th कैटेगरी ऑफ गुड्स है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो कि प्रोड्यूसर यूज करेगा इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोड्यूसर 2 तरह की गुड्स यूज करता है, कैपिटल गुड्स जो कि मशीन्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो कि रॉ मटेरियल है। कैपिटल गुड्स जैसे कि यहां पे लिखा मशीन्स, ये बार बार यूज होती हैं, सेम प्रोडक्ट को बार बार यूज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल होता है, ये सिर्फ वन टाइम यूज ही होता है, इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। देन दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हमने 4 टाइप्स की गुड्स अभी तक पढ़ ली हैं। सबसे पहले मैंने आपको फाइनल गुड्स बताया, फिर इंटरमीडिएट गुड्स बताया, कंज्यूमर गुड्स बताया, देन प्रोड्यूसर गुड्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। डू यू अग्री? ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होती। हम इस बात से अग्री करते हैं। हम इस बात से अग्री क्यों करते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मशीन, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर प्रोड्यूसर यूज करता है और ये कैपिटल गुड है। सो कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होगी ही होगी क्योंकि एक मशीन को प्रोड्यूसर ही यूज करेगा। बट प्रोड्यूसर क्योंकि 2 तरह की गुड्स यूज करता है, एक मशीन और एक रॉ मटेरियल, सो हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होती, बिकॉज प्रोड्यूसर 2 तरह की गुड्स यूज करता है, मशीन और इवन रॉ मटेरियल। सो फार्मर जो कि सीड्स यूज करता है इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको कैपिटल गुड कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं, हर एक मशीन प्रोड्यूसर गुड होगी क्योंकि हर मशीन प्रोड्यूसर ही यूज करता है। बट क्योंकि प्रोड्यूसर 2 तरह की गुड्स यूज करता है, मशीन्स एंड रॉ मटेरियल, तो हर तरह की प्रोड्यूसर गुड को कैपिटल गुड कहना सही नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह की हैं, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। सो हर प्रोड्यूसर गुड मशीन नहीं होती क्योंकि इसकी एक कैटेगरी रॉ मटेरियल भी है। देन दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम गुड कैन बी प्रोड्यूसर गुड एज वेल एज कंज्यूमर गुड। एक पर्टिकुलर गुड को
हम कंज्यूमर गुड भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड भी बोल सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने यहां पे लिया स्विंग मशीन, अगर घर में यूज होगी तो ये कंज्यूमर गुड है, अगर टेलर यूज करेगा तो ये एक प्रोड्यूसर गुड बन जाती है। इवन इसको कैपिटल गुड भी बोला जा सकता है। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, इन दो तरह की गुड्स के बीच में डिफरेंस है। हम जरा इन डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर यूज करेगा इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन टू सेटिस्फाई हिज wants. Then capital goods machines हैं बेसिकली जो प्रोड्यूसर यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन गुड्स के ऊपर होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, जबकि कैपिटल गुड्स के ऊपर होने वाला खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। देन पॉइंट नंबर 3, वेलफेयर एंड ग्रोथ। अगर किसी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही हैं तो ये इकोनॉमी का वेलफेयर इंश्योर करती हैं, जबकि किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स अगर प्रोड्यूस की जाएंगी तो ये कंट्री की ग्रोथ को इंश्योर करेंगी। ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगी, जीडीपी बढ़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बताऊंगा और 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम किसी भी ऐसे एसेट के ऊपर खर्चा करते हैं जो फर्दर इनकम जनरेट करके दे, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ एनी एसेट, एनी कैपिटल एसेट विच इज लाइकली टू जनरेट फर्दर इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट 6 डिफरेंट टाइप्स की होती है। फिक्स्ड, इन्वेंट्री, ग्रॉस, नेट, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट। इन सभी 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है जहां पे प्रोड्यूसर पैसा जो खर्च करता है ऐसे एसेट पे खर्च करता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर टाइम एंड अगेन यूज हो। इस कैटेगरी के अंदर आता है अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। ये फिक्स्ड एसेट्स हैं और इनके ऊपर किया गया खर्चा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा जो होगा सिग्निफिकेंस के अंदर लिखा है, इससे कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। ना सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और उसके बाद ये कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर की उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जहां पे प्रोड्यूसर खर्चा करता है ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इवन ऑन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो हम देखते हैं उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर बहुत सारी आइटम्स हैं। प्रोड्यूसर ने ये जो आइटम्स अपने पास मेंटेन करके रखी हैं, इसके ऊपर उसने खर्चा किया है। प्रोड्यूसर के इसी खर्चे को हम उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा रहता है? इससे अनइंटरप्टेड सप्लाई बनी रहती है। इस ग्रोसरी स्टोर के पास जितनी सारी आइटम्स होंगी, इसने ज्यादा पैसा खर्च करके काफी अगर स्टॉक मेंटेन किया होगा तो ये कस्टमर्स को लगातार सप्लाई अवेलेबल करवा पाएगा। देन इसके बाद है प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज, क्योंकि आप जानते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी आता है। सो इस किसी भी प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल का काफी सारा स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो उसको हर रोज मार्केट में जाके सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बचेगा वो एक अलग फायदा होगा इस प्रोड्यूसर को। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक प्रोड्यूसर का वो स्टॉक है जो उसने अपनी मर्जी से मेंटेन किया है। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक प्रोड्यूसर का वो स्टॉक है जो उसकी विश के, उसकी विल के अगेंस्ट है। तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम जानते हैं जब भी दिवाली आती है तो मार्केट में जितने भी मिठाई वाले स्वीट शॉप हैं, ये दिवाली से 1 महीना पहले ही काफी ज्यादा मिठाइयां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल
परचेज करके रख लेते हैं, एक्स्ट्रा लेबर भी लगा लेते हैं, सिर्फ इस ट्रस्ट के ऊपर पास्ट डेटा जो है उसकी प्रेडिक्शन को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले टाइम में जो दिवाली का टाइम आएगा तो इनकी जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इनको बहुत ज्यादा मिठाई मेंटेन करने की जरूरत होगी। सो यहां पे क्या है कि ये जो प्रोड्यूसर ने स्टॉक मेंटेन रखा है रॉ मटेरियल का, और इवन मिठाइयां जो बना के उसने अपने पास रख ली हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट का जो इसने स्टॉक रखा है ये इसने अपनी विल से, अपनी विश से रखा है, इसी को हम डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक बोलते हैं। बट मान लीजिए जब प्रोड्यूसर ने अपनी विश से ऐसा स्टॉक मेंटेन कर लिया है, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वीडियोस वायरल होने लग जाते हैं कि ये जो मिठाइयां बन रही हैं ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और मिठाइयां परचेज करना बंद कर देते हैं, रादर चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे में इस प्रोड्यूसर की, इस स्वीट शॉप की डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी और इसका ये जो स्टॉक मेंटेन है ये उसके पास बना ही रहेगा। इस टाइम ये प्रोड्यूसर इस स्टॉक को क्लियर करना चाहता है, बट मार्केट में क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा गिर चुकी है तो ये प्रोड्यूसर इस स्टॉक को क्लियर नहीं कर पाएगा। प्रोड्यूसर का ये स्टॉक इस टाइम उसका अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहलाएगा दोस्तों। देन आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहां पे दोस्तों मैं आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट है। इसके अंदर दो तरह के प्रोड्यूसर के खर्चे आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैंने एक टैक्सी परचेज करी है, गाड़ी परचेज करी, कार परचेज करी तकरीबन 7 लाख रुपए की। ये 7 लाख की जो गाड़ी मैंने परचेज करी, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी मैंने कुछ पैसा खर्च किया। फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 रुपया एक साल में इसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया, या मान लीजिए ड्यूरिंग लाइफ टाइम इसका मैंने 20,000 रुपया खर्च किया। टोटल मिला के मेरा 7,20,000 रुपया जो खर्चा हुआ है ये मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल जो मेरा खर्चा हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपया जो कार की परचेज के ऊपर हुआ, और डेप्रिसिएशन जो इसके वियर एंड टीयर मेंटेनेंस के ऊपर 20,000 रुपया खर्च किया, ये तो यानी कि 7,20,000 रुपया मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7 लाख ही है जो मैंने कैपिटल एसेट के परचेज के ऊपर किया है। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसा कि यहां पे लिखा है, नेट इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालनी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरे इस एग्जांपल में 7,20,000 था और डेप्रिसिएशन 20,000। सो 7,20,000 में से अगर मैं 20,000 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 7 लाख, जो कि कैपिटल एसेट के परचेज के ऊपर मैंने खर्चा किया था, कार के परचेज के ऊपर। इसके बाद हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ डिफरेंस है जो कि बहुत ही इजी है। मीनिंग तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल खर्चा है जो मैंने कैपिटल एसेट के परचेज के ऊपर किया प्लस इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, जबकि जो नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है ये वो खर्चा है जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट के परचेज के ऊपर किया गया है। डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर तो इंक्लूड होती है बट नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, इसका क्या मतलब है? एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, अगर किसी भी कंट्री का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंट्री के अंदर मशीनों का स्टॉक बढ़ रहा है। रीजन इसका यह है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर तो डेप्रिसिएशन भी आती है। अभी मैं इसको अगेन एक एग्जांपल के साथ शेयर करता हूं। मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर 7,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट बताया था। 7 लाख जो कि एक गाड़ी की वैल्यू थी और 20,000 रुपया एक जो मैंने खर्च किया था इस गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर। अगर मेरा मेंटेनेंस का जो खर्चा है लगातार बढ़ता जाता है, 20,000 से 30, 40, 50, मान लीजिए 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का हो गया, ऐसे में मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 8 लाख हो जाएगा। 7,20,000 से मेरा जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ के 8 लाख हो गया। तो क्या हमारी इस कंट्री के अंदर मशीनों के स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट आया? जबकि इन्वेस्टमेंट के अंदर तो 7,20,000 से 8 लाख हो गया है। तो लेकिन मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर कंट्री की मशीनों के स्टॉक के अंदर बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं आया है। रीजन बीइंग गाड़ी पहले भी एक थी, अभी भी एक है। यहां पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जरूर बढ़ा है बट वो सिर्फ बढ़ा है डेप्रिसिएशन की वजह से। सो कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी कंट्री का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता
कि कंट्री में मशीनों का स्टॉक बढ़ा है, कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, बिकॉज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिसिएशन की वजह से भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री में नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इसका मतलब यह जरूर है कि इस कंट्री के अंदर स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट बढ़ा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इस कंट्री की इंक्रीज हुई है। तो किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर इवैल्यूएट करना हो, हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नहीं करना चाहिए, हमें नेट इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए। ये एक रियल इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को जज करने का। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है जो प्रोड्यूसर प्लान करता है आने वाले टाइम में जो कि वो स्पेंड करेगा, जबकि एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ये प्रोड्यूसर ने प्लान नहीं करी थी लेकिन प्रोड्यूसर को करनी पड़ गई। सो दोस्तों, यहां पे मैंने आप लोगों के साथ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्कस करी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके साथ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे। आइए चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट वैसे तो मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, जो कंट्री को करना पड़ता है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स। जब भी कैपिटल एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज होते हैं, इनका कुछ वियर एंड टियर होता है। इस वियर एंड टियर के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं ताकि ये जो मशीनें हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, हम यूज कर सकें, रिपेयर के ऊपर जो खर्चा हुआ, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किसे बोलते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करती है। हर साल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उठाकर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाल दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मशीन्स यूज हो रही हैं, कभी ना कभी इनका जो है वियर एंड टियर होगा और ऑर्गेनाइजेशन को इनकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है एक महीने में कुछ भी वियर एंड टियर ना हो, सेकेंड मंथ में कुछ भी वियर एंड टियर ना हो, आगे चल के 5th-6th मंथ में बहुत सारी मशीनें खराब हो जाएं। उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को काफी खर्चा करना पड़ेगा और इसका बजट खराब हो जाएगा। बेटर है हर महीने, हर साल हम अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाल दें। जब भी मशीनें खराब होंगी, इस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से हम पैसा निकालेंगे, मशीनों के वियर एंड टियर और मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर देंगे। ऐसा करके हमारा जो बजट है वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर मंथ के ऊपर, हर ईयर के ऊपर। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है पहले इसे जान लेना जरूरी है। ऑब्सोलेसेंस कुछ नुकसान होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बियर करने होते हैं। ये ऑब्सोलेसेंस दो तरीके के होते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वो नुकसान है जो हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इनको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। से फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं कोई कार परचेज करता हूं तो कुछ जो नुकसान है प्रिडिक्टेड है। मुझे मालूम है कि मैं जब ये कार चलाऊंगा तो इसके टायर घिसेंगे, इनके टायर का डेप्रिसिएशन होगा, ये है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। बट कुछ ऐसे नुकसान जो मैं प्रिडिक्ट नहीं करता। मैं अपनी कार को पार्क करता हूं पेड़ के नीचे और तूफान आता है, पेड़ टूटता है, मेरी गाड़ी के नीचे गिर जाता है और मेरी गाड़ी को डैमेज होता है। सो ये नुकसान मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, इसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड नुकसान फेस करती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस रेगुलर वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। जो मशीनरी चलेगी वो ऑब्वियसली घिसेगी, उसका डेप्रिसिएशन होगा, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। बट नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से अगर कुछ मशीनों को नुकसान पहुंचता है, इसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं दोस्तों। देन हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बीच में हम 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंस करते हैं। जैसे कि मीनिंग मैंने यहां पे लिखा है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वो ऑब्सोलेसेंस है, वो नुकसान है जो कि हम प्रेडिक्ट
कर लेते हैं। ये किस वजह से आते हैं? ये रेगुलर वियर एंड टियर की वजह से आते हैं। मशीनें चलेंगी तो उनका वियर एंड टियर होगा, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ेगी, मेरी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है ये फिर इसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो ये एक्सपेक्टेड है। जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस नेचुरल क्लाइमिटीज की वजह से होते हैं। इसमें ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के नुकसान से बचने के लिए हमें जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ता है, जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस से बचने के लिए हम ऐसा कोई भी फंड क्रिएट नहीं करते। लेकिन हां, यह बात सही है कि इसके नुकसान से बचने के लिए हम इंश्योरेंस जरूर करवा सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वैसे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर से लगते हैं, डेप्रिसिएशन एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बट स्टिल इन दोनों कॉन्सेप्ट में बारीक सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट कहते हैं वियर एंड टियर के ऊपर हमें खर्च करना है, बट ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपिटल एसेट्स की मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करती है। जबकि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ईयर के स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर लेती है कि आने वाले एक साल के अंदर इसको अपनी मशीनों के वियर एंड टियर और मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन डिटेल में डिस्कस करे। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।